हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिस्कल पॉलिसी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाला टॉपिक है। इसके बारे में हर एक को नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। आई एम श्योर आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को आप ज्वाइन करो। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगी जहां पे आपको मेरे तमाम वीडियो लेक्चर्स ऑन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स मिल जाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। बिफोर डिस्कसिंग फिस्कल पॉलिसी, हम थोड़ा इसका आउटलाइन पढ़ेंगे। नाउ लेट अस कंसिडर टू सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी। हम एक इकोनॉमी की दो सिचुएशन को लेते हैं। पहली सिचुएशन में लेट अस कंसिडर कि इकोनॉमी में, यानी कि एक कंट्री में बहुत ज़्यादा पैसा है। तो जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो इसका मतलब लोगों के पास पैसा बहुत है। जब लोगों के पास पैसा बहुत होगा तो वो क्या करेंगे, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा खरीदेंगे, यानी कि डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो उस वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, जब ओवरऑल प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी तो हमारे पास इन्फ्लेशनरी सिचुएशन बन जाएगी। ओके, और दूसरी सिचुएशन में लेट अस कंसिडर पैसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा कम पैसा है और उस वजह से लोग जो है चीजें खरीद नहीं पाएंगे, जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो डिमांड कम होने की वजह से प्राइसेस कम हो जाएगी। जब प्राइसेस कम हो जाएंगी तो मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो जाएगी। ओके, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, यानी कि स्टेट ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। पहली कंडीशन में इन्फ्लेशन हो गया और दूसरी कंडीशन में डिफ्लेशन हो गया, यानी कि डिप्रेशन हो गया। अब इसको करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है मेजर्स उठाती है और उस मेजर को हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, और एक तो गवर्नमेंट मेजर उठाती है और साथ में जो एक कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है, जैसे कि इंडिया के अंदर आरबीआई है, वो भी कुछ मेजर उठाती है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को करेक्ट करने के लिए, यानी कि बूम एंड डिप्रेशन को करेक्ट करने के लिए। और उसको हम कहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वक्त हम सिर्फ फिस्कल पॉलिसी डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। अब देखिए, जो वर्ड फिस्कल है ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड फिस्कस से, जिसका मतलब है बास्केट या ट्रेजरी। ठीक है, ट्रेजरी का मतलब खजाना। अब एंशिएंट रोम में क्या होता था, फिस्कस वाज द टर्म फॉर द ट्रेजरी कंट्रोल्ड बाय द एम्परर। एंशिएंट रोम में क्या होता था, जो ट्रेजरी होता था, जो खजाना होता था, उसको कंट्रोल करते थे एम्परर, बिकॉज उस टाइम पे किंग होते थे। ठीक, वेयर द मनी वाज लिटरली स्टोर्ड इन बास्केट। उस टाइम पे क्या होता था, जो मनी था वो लोगों से कलेक्ट किया जाता था और उसको स्टोर किया जाता था बास्केट्स में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द प्रोविंसेस, यानी कि जो छोटे छोटे प्रोविंस बनते थे वहां से उसको कलेक्ट करते थे और उसको हम कहते थे फिस्कस। ठीक है, अब फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द बजटरी पॉलिसी, यानी कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, बजटरी पॉलिसी होती है, मतलब जो कि बजट की फॉर्म में इंप्लीमेंट हो जाती है। जब फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है तो गवर्नमेंट क्या करती है, थ्रू बजट उसको इंप्लीमेंट करती है। ओके, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, इसको हम रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी कहते हैं, बिकॉज फिस्कल पॉलिसी में या तो हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, ठीक है, या हम एक्सपेंडिचर करते हैं। हमने मतलब गवर्नमेंट। टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड इन द इकोनॉमी, क्या करती है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर करती है। अगर जो है हमारे पास कैसी सिचुएशन हो, या तो एक्सेस डिमांड हो या जो है डेफिसिट डिमांड हो, यानी कि कम डिमांड हो, किसमें, इकोनॉमी में। ठीक है, अब ये सब क्यों करती है, बिकॉज गवर्नमेंट के पास दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो क्या होते हैं, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट को ग्रोथ भी चाहिए एंड एट द सेम टाइम स्टेबिलिटी भी चाहिए, यानी कि ना ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज होनी चाहिए और ना ही ज्यादा प्राइसेस डिक्रीज रहनी चाहिए। ओके, उसके बाद हम दूसरे वर्ड्स में भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। फिस्कल पॉलिसी इज द गाइडिंग फोर्स दैट हेल्प्स द गवर्नमेंट डिसाइड हाउ मच मनी इट शुड स्पेंड टू सपोर्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जो फिस्कल पॉलिसी है ये एक गाइड की तरह है गवर्नमेंट को, जहां से गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि मुझे कितना पैसा स्पेंड करना है फॉर द सपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और उसको कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है। जैसे सिचुएशन इकोनॉमी के अंदर होगी वैसे ही गवर्नमेंट क्या करेगी, बिहेव करेगी, अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेगी। अगर जो है
इकोनॉमी को पैसों की जरूरत होती है तो जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेंडिचर करेगी, ठीक है। अगर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा है तो गवर्नमेंट जो है ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करेगी ताकि जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है उसको करेक्ट किया जा सके। ओके, तो ये हो गया हमारे पास मीनिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट क्यों अप्लाई करती है? बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है इकोनॉमिक ग्रोथ हो। अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ होती है सस्टेनेबल इंक्रीज इन द आउटपुट, यानी कि एक सस्टेनेबल, एक लंबे टाइम तक जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब एक इकोनॉमी में आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो जाएगा तो उस वक्त उस वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर करेगी रोड्स के ऊपर, जब रोड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करेगी तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी, लोगों के पास पैसा होगा। या कहीं डैम कंस्ट्रक्ट करेगी वहां पे भी जॉब मिलेगा तो लोगों के पास क्या चला जाएगा? पैसा चला जाएगा। तो उस वजह से क्या हो जाएगी? इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। सेकंड थिंग इज प्राइस स्टेबिलिटी। नो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका कंपोनेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव है फिस्कल पॉलिसी का कि जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि प्राइस जो है स्टेबल रहे, ना ज्यादा इंक्रीज हो जाए और ना ही ज्यादा कम रहे, ठीक है। बिल्कुल स्टेबलाइज करना चाहती है। देखा कि जो प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करेगी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। और जैसे कि उसको लगेगा कि प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर गई हैं, बिकॉज जब प्राइसेस गिर जाएंगी तो जो प्रोडक्शन है वो भी गिर जाएगी, ठीक है। जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो प्रोडक्शन जो है प्राइस के ऊपर होती है, जितने ज्यादा प्राइस होगी उतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? वो उनको इंसेंटिव्स देगी, सब्सिडीज देगी, ठीक है, जिससे क्या करेंगे? वो प्रोडक्शन करेंगे और जो प्राइस है वो थोड़ी इंक्रीज करेंगे, जो पैसा जो है इकोनॉमी के अंदर उसको रेज किया जाएगा। उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका मकसद ही है फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जो गवर्नमेंट जितनी भी एक्सपेंडिचर करती है वो किस लिए करती है? एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, रोड के ऊपर खर्चा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? बिकॉज वहां से हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। कहीं पे डैम बन रहा है, कहीं पे कोई फैक्ट्री बन रही है, ठीक है, रेलवे के अंदर हर एक जगह पे क्या हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। तो गवर्नमेंट जो चाहती है वो चाहती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो तो कम से कम नियर एम्प्लॉयमेंट तो हो जाए, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा ना हो। ओके, तो ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है किसका? फिस्कल पॉलिसी का। उसके बाद इक्वलिटी एंड जस्टिस। इक्वलिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करेगी, जो अमीर है वो ज्यादा अमीर हो जाएंगे और जो गरीब है वो ज्यादा गरीब हो जाएंगे। जैसे हमारे पास इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। इन्फ्लेशन में क्या होता है? अमीरों के पास ज्यादा पैसा होता है, वो ज्यादा डिमांड करते हैं, उस वजह से प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो और ज्यादा गरीब होता जा रहा है, और जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर हो रहा है। तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट जो है ज्यादा से ज्यादा टैक्स अमीरों पे लगाएगी और जो गरीब है उनको वो पैसा देगी, ठीक है, उनके पास वो इनकम जनरेट करेगी ताकि वो भी कुछ खरीद सके। तो ये थे मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट अब हमारे पास है द यूज ऑफ सच फिस्कल पॉलिसीज मेजर मे बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज। जो हम फिस्कल पॉलिसी यूज करते हैं इसको हम टू कैटेगरीज में ग्रुप कर सकते हैं। पहला हमारे पास हो गया ऑटोमेटिक आर बिल्ट इन फिस्कल पॉलिसी, और सेकंड हमारे पास हो गया डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। अब ये ऑटोमेटिक फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? ये एक ऐसी सिचुएशन होती है इकोनॉमी के अंदर जहां पे जो टैक्स है, जो रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है, वो ऑटोमेटिकली खुद ही चेंज हो जाता है। वो कैसे चेंज होता है? देखिए, देयर अकर्स एन ऑटोमेटिक चेंज इन टैक्स रिसिप्ट। ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता है, जितने भी एक्सटर्नल होते हैं यानी कि गवर्नमेंट हो या सेंट्रल बैंक हो, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता है, खुद ब खुद ही टैक्स रिसिप्ट और जो एक्सपेंडिचर रिसिप्ट है वो चेंज हो जाते हैं। अब ये कैसे चेंज होते हैं? मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है। लेट अस सपोज द सिचुएशन ऑफ डिप्रेशन। हमारे पास जो है सिचुएशन है किसकी? डिप्रेशन की। अब डिप्रेशन के अंदर क्या होगा? डिप्रेशन में प्रोडक्शन बहुत कम होगी, उस वजह से हमारे पास क्या होगी? अनएम्प्लॉयमेंट होगी ना। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो इनकम भी लोगों के पास नहीं होगी, ठीक है, तो इनकम क्या होगी? डिक्लाइन होगी। तो एज ए रिजल्ट टैक्स रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट डिक्लाइन। अब जब हमारे पास इनकम ही कम होगी तो हम जो टैक्स क्या देंगे, ठीक है, तो टैक्स के अंदर भी क्या हो जाएगा? डिक्लाइन होगा। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर राइजेस, तो उस वजह से गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है उनको राइज करना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटिकली सब चीज हो गया, इसमें गवर्नमेंट ने कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया।
जब भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करेगी, कभी कभार ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से समझो। जब गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती है, गवर्नमेंट का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है और ना ही सेंट्रल बैंक का इन्फ्लुएंस होता है, अगर खुद ब खुद ही टैक्स रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर में चेंजेस आई तो उसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक और बिल्ट इन फिस्कल पॉलिसी। ओके, उसके बाद सेकंड हमारे पास हो गया डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। अब डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होते हैं? ये होता है डेलिब्रेट पॉलिसी। पहले ऑटोमेटिक में तो कुछ भी नहीं था, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं था, बट जहां पे डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी है, यहां पे गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। गवर्नमेंट जो है डेलिबरेटली इन्फ्लुएंस करती है चेंजेस विद, और जो हमारे पास टैक्स रिसिप्ट है और एक्सपेंडिचर है उनको चेंज करती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, गवर्नमेंट डेलिबरेटली अल्टर्स टैक्स स्केड्यूल्स एंड वेरियस एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स। ठीक है, गवर्नमेंट जो है टैक्स चेंज करती है और एक्सपेंडिचर को भी चेंज करती है इकोनॉमी की सिचुएशन को देख के। अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन होगा तो टैक्स कम हो जाएंगे और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएंगे। अगर इकोनॉमी में बूम होगा, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा होगा वहां पे, तो उस केस में जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा टैक्स लगाएगी और एक्सपेंडिचर को कम करेगी। ठीक है, अब जो डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी है इसके अंदर दो टाइप्स हैं। पहला आ गया हमारे पास एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और दूसरा हमारे पास आ गया कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अब जैसा कि इनमें नाम है, आप खुद समझ गए होंगे कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करती है, यानी कि गवर्नमेंट चाहती है लोगों के पास पैसा आ जाए। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, और जो टैक्सेस है उनको क्या करती है? डिक्रीज करती है। उस वजह से क्या करता है गवर्नमेंट बजट डेफिसिट टू इंक्रीज और बजट डेफिसिट डिक्रीज। उस वजह से जो बजट डेफिसिट होता है, बजट डेफिसिट का मतलब यह है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और रेवेन्यू जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो कम हो। ठीक है, और जो सरप्लस बजट है वो डिक्रीज होता है। अब ये सरप्लस बजट क्या होता है? सरप्लस बजट होता है जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट जो खर्चा करती है वो कम करती है और ज्यादा लेती है। ठीक है, मतलब इस टाइम में गवर्नमेंट को क्या है? प्रॉफिट है, खर्चा कम कर रही है लेकिन कलेक्ट ज्यादा कर रही है। और डेफिसिट बजट में क्या होता है? वहां पे गवर्नमेंट को घाटा होता है। अगर हम एक शॉपकीपर की तरह देखेंगे, यानी कि यहां पे गवर्नमेंट को ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है और रेवेन्यू कम कलेक्ट करना पड़ता है, बिकॉज लोगों के पास पैसे नहीं होते। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अब कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है? गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर कम करती है। ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है, जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन बनी हुई है, जब लोगों के पास काफी ज्यादा पैसा है तो गवर्नमेंट चाहती है कि कम हो जाए, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, तो उस वजह से क्या करती है गवर्नमेंट? एक्सपेंडिचर को डिक्रीज करती है एंड एट द सेम टाइम जो टैक्सेस हैं उनको क्या करती है? डिक्रीज करती है। ठीक, सॉरी, उनको इंक्रीज करती है। एक्सपेंडिचर को क्या करती है? डिक्रीज करती है और टैक्सेस को इंक्रीज करती है। उस वजह से क्या होता है? जो डेफिसिट बजट है, ठीक है, डेफिसिट बजट इंक्रीज हो जाता है, सॉरी डिक्रीज हो जाता है और सरप्लस बजट इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक्सपेंडिचर फिर गवर्नमेंट कम करती है और रेवेन्यू जो है ज्यादा कलेक्ट करने लगती है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड द वे दे आर यूज्ड। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स फिस्कल पॉलिसी और किस तरह, कौन से मेथड अप्लाई करती है जिनसे वो इन कंपोनेंट्स को अप्लाई करती है। सबसे पहला हमारे पास है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नाउ इट इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। बिल्कुल प्रिंसिपल कंपोनेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी का। अब जो है एक्सपेंडिचर पॉलिसी कैसे करती है? गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर करती है पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स पे, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम्स, ब्रिजेस के अंदर कंस्ट्रक्शन करती है। ठीक है, अब जब इन चीजों पे कंस्ट्रक्शन करेगी तो लोगों के पास क्या हो जाएगा? पैसा आ जाएगा। कैसे आएगा पैसा? लोगों के पास जो है एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स। जब एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे होगा तो लोग जो हैं, लोगों के बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, जब वो पढ़ेंगे तो उनको अच्छी अच्छी जॉब मिलेंगी, वो स्किल्ड हो जाएंगे। ओके, उसके बाद पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स, बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम है, जैसे सोशल वेलफेयर जो है, अनएम्प्लॉयड यूथ को अलाउंसेस देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस ऑफ अ कंट्री एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही जरूरी है।
अगर हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तो कितनी भी बड़ी डेवलप कंट्री हो वो जो है आगे डेवलप नहीं कर सकती है। कितनी भी ज्यादा जो फास्ट ग्रोथ हो, प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन वो जो है डेवलप नहीं बनेगी, बिकॉज वहां पे पीसफुल माहौल नहीं है। एंड एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस टाइप ऑफ सब्सिडीज टू द प्रोड्यूसर विद व्यू टू एनकरेज प्रोडक्शन। और जब गवर्नमेंट को लगता है कि प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, जहां पे प्रोडक्शन का माहौल नहीं है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करे, उनको सब्सिडीज देती है, टैक्स को हटा के उनको सब्सिडीज दे रही है ताकि वो जो है एनकरेज हो जाए। क्या हो जाए? एनकरेज हो जाए। अब ये जो हमने डिस्कस किए एक्सपेंडिचर, डिफरेंट टाइप के एक्सपेंडिचर डिस्कस किए, इनको जो है गवर्नमेंट चेंज करती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर हमारे पास एक्सेस डिमांड हो या डेफिसिट डिमांड हो, ठीक है, जब हमारे पास सिचुएशन होगी एक्सेस डिमांड की तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। और जब हमारे पास सिचुएशन होगी डेफिसिट डिमांड की, यानी कि लोग कम डिमांड करने लगे, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ये था हमारे पास पहला कंपोनेंट। अब सेकंड कंपोनेंट है हमारे पास टैक्सेस। नो, टैक्सेस क्या होते हैं? टैक्सेस एक कंपलसरी पेमेंट होती है जो कि हमें एक हाउस होल्ड को, गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग द टैक्स बर्डन ऑन द हाउस होल्ड द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द डिस्पोजल इनकम। जब गवर्नमेंट जो है टैक्सेस इंक्रीज करती है तो जो डिस्पोजल इनकम है उसको रिड्यूस हो जाती है। अब ये डिस्पोजल इनकम क्या होती है? डिस्पोजल इनकम को हम डिस्पोजल पर्सनल इनकम भी कहते हैं। ओके, अब ये वो अमाउंट ऑफ मनी होता है जो कि एक हाउस होल्ड को बच जाता है आफ्टर पेइंग द टैक्सेस, ठीक है। टैक्सेस और सोशल सिक्योरिटी स्कीम, यानी कि जो वो प्रोविडेंट फंड, ठीक है, जो रिटायरमेंट के लिए उसको काटते हैं, वहां पे सब कटने के बाद पैसे जो उसके पास खुद रहते हैं, जो अब उनको वो खर्च करेगा या सेव करेगा, उसको हम कहते हैं डिस्पोजल इनकम, यानी कि बचे हुए पैसे आफ्टर टैक्स। जब टैक्स इंप्लीमेंट होंगे, जब ज्यादा टैक्स होगा तो लोगों के पास कम पैसा बचेगा। ओके, तो उस वजह से जो एक्सेस डिमांड हो रही थी वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी तरह से एग्रीगेट मतलब टोटल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज रिड्यूस्ड और एक्सेस डिमांड इज मैनेज्ड। ओके, ऑन द अदर हैंड बाय लोअरिंग द टैक्स बर्डन द गवर्नमेंट इंक्रीजेस डिस्पोजल इनकम। दूसरी तरफ से जब टैक्स रिड्यूस हो जाते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है? डिस्पोजल इनकम इंक्रीज हो जाती है, यानी कि लोगों के पास, हाउस होल्ड के पास ज्यादा पैसा रहता है खर्च करने को। ओके, उस वजह से जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो जाती है? राइज हो जाती है, यानी कि डेफिसिट डिमांड इज मैनेज्ड। नेक्स्ट हमारे पास है पब्लिक बोरिंग या पब्लिक डेट। अब ये पब्लिक बोरिंग क्या होता है? पब्लिक बोरिंग होता है जब गवर्नमेंट जो है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो लोगों से उधार ले या स्टेट से उधार ले या किसी इंडिविजुअल से उधार ले, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है? इन ए सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड, लेट अस सपोज दैट हमारे पास डेफिसिट डिमांड है, यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड, एडी का मतलब यहां पे है एग्रीगेट डिमांड। जब हमारे पास एग्रीगेट डिमांड को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है? रिड्यूस करती है बोरिंग। अब ये बोरिंग रिड्यूस क्यों करेगी? गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट पे करती है। जब हम गवर्नमेंट को लोन देंगे, ठीक है, या हम गवर्नमेंट को उधार देंगे तो गवर्नमेंट हमें उसके बदले में टैक्स देगी, ठीक है। अब जब उस इंटरेस्ट को कम करेगी तो हम जो है गवर्नमेंट को उधार नहीं देंगे, ठीक है। अब जब हम गवर्नमेंट को उधार नहीं देंगे तो हमारे पास पैसे ज्यादा रहेंगे। उस वजह से हमारे पास जो डेफिसिट डिमांड थी, यानी कि जो लोग डिमांड कम कर रहे थे तो वो लोग ज्यादा डिमांड करने लगेगी, बिकॉज उनके पास पैसा ज्यादा रहेगा। इस तरह से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रिमेन्स हाई, जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन देयर इज ए सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, जब हमारे पास जो एग्रीगेट डिमांड है, यानी कि जो टोटल डिमांड है, वो जो है काफी ज्यादा होगी, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? वो एक अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट देगी, हाई इंटरेस्ट रेट देगी। लोग जो है सारे गवर्नमेंट को क्या करेंगे? लोन देंगे, उनको उधार देंगे, ठीक है। लोग जो है गवर्नमेंट के पास अपने पैसे जमा रखेंगे, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा कम रहेगा। जब लोगों के पास पैसा कम रहेगा तो लोग जो है कम डिमांड करेंगे और जो प्राइसेस वो स्टेबल हो जाएंगी। उस वजह से जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, और जो टोटल डिमांड है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड है, वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है बोरिंग फ्रॉम आरबीआई। बोरिंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द आरबीआई इज अनदर एलिमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये भी है, गवर्नमेंट क्या करती है? बोरो करती है आरबीआई से। इट इज इंक्रीज टू फाइट द डिफ्लेशनरी गैप। जब हमारे पास डिफ्लेशन होता है, यानी कि डिप्रेशन होता है, उस टाइम क्या करती है गवर्नमेंट? आरबीआई से लोन लेती है। जैसे रिसेंटली कुछ टाइम पहले
अराउंड अप्रोक्सीमेटली 180 करोड़ गवर्नमेंट ने आरबीआई से क्या किया था, उधार लिया था। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या किया, उधार लिया, उसके बाद उसको जो है लोगों के अंदर खर्च करती है, जिस वजह से क्या होती है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाता है और जो डिफ्लेशन होता है, जो डिप्रेशन होता है, वो खत्म हो जाता है। इसी तरह से हायर बोरोइंग रिलीजेस ग्रेटर लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। ओके, उस वजह से क्या होता था, जो डिफ्लेशनरी गैप है उसको ठीक किया जाता है। व्हेन बोरोइंग इज रिड्यूस्ड, जब हमारे पास इन्फ्लेशनरी गैप होगा तो उस टाइम पे क्या करेगी गवर्नमेंट, बोरोइंग को रिड्यूस करेगी, जिस वजह से जो लिक्विडिटी है यानी कि जो कैश लोगों के पास है वो रिड्यूस हो जाएगा और जो इन्फ्लेशनरी गैप गवर्नमेंट को करेक्ट करना था वो जो है ठीक हो जाएगा, यानी कि जो एक्सेस डिमांड थी वो इकोनॉमी के अंदर करेक्ट हो जाएगी, जो इकोनॉमी है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। तो ये थे हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।